नमस्कार मणिबालन, धन्यवाद। आज के इस वीडियो संवाद सभा के लिए उपस्थित हमारे इस जिला के अध्यक्ष सम्माननीय राजेश शिरवड़कर जी, अभी हम सब ने जिनको सुना, जैसे हमारे धारावी के नेता सम्माननीय श्री मणिबालन जी, उपस्थित धारावी के सभी वार्ड के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और सबसे मेहनत और परिश्रम करने वाले धारावी के नागरिकों के साथ पिछले 4 महीनों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी के संकट में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी प्रतिनिधियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने जो सराहनीय ऐसी मेहनत की है, अतुलनीय ऐसा शौर्य दिखाया है, उस शौर्य और कार्य के लिए मैं सर्वप्रथम मणिबालन और उनके साथ सभी कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद है, चाहे वो राजा विवेकानंद राजा होंगे, एनएस वेलू होंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि गुप्ता होंगे, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि अपने जान पे खेलते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आप सभी ने काम किया। बहुत कठिन परिस्थितियों में से धारावी गुजर रहा है आज भी। पूरे विश्व में धारावी का नाम पहले से मशहूर था, लेकिन इसके आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि धारावी में हम तो बहुत सारे सालों से हम आते हैं। तो आप लोगों ने जो कोरोना के महामारी के संकट में जो हिम्मत दिखाई, जिस परिस्थिति में आपने शौर्य दिखाया, जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे तो आप घरों से निकल के लोगों की मदद कर रहे थे। और जैसा मैंने देखा कि पहले दिन से राजेश शिरवड़कर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष इस नाते काम करते रहे। पद आज है कल नहीं है, पद की व्यवस्था तो ये काम के लिए होते रहती है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ, मणिबालन हो, राजेश शिरवड़कर हो, विवेकानंद राजा हो, गुप्ता हो, वेलू हो, बहुत सारे लोग, इतने लोगों के नाम आते हैं कभी कभी कि धारावी जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में, जहां पर हमने एक बार भी चुनाव जीता नहीं है, और विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जब भी हम साथ में लड़ते थे तब उनका काम करना, साथ में नहीं लड़ते तो फिर भी काम करते रहना। धारावी में आज न कल निश्चित रूप से आप लोगों की मेहनत से, परिश्रम से और लगन से यश मिलेगा, ये मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। वैसे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के दूसरे चरण के प्रथम वर्ष के पूर्ति के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं समस्त देशप्रेमी देशभक्त नागरिकों को हमने पिछले वर्ष भर में क्या क्या काम किए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सम्माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के माध्यम से कई ऐसे निर्णय लिए गए जो ऐतिहासिक निर्णय कहे जाते हैं। और ये निर्णयों की जानकारी, कार्यक्रमों की जानकारी, हमने की हुई योजनाओं की जानकारी, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस नाते आप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी आती है। वैसे हम सब जानते हैं कि हम सब कार्यकर्ता एक दूसरे को बहुत सारे सालों से जानते हैं। मणिबालन ने जिसका उल्लेख किया, वैसा मैं भी आप लोगों के साथ आज नहीं बल्कि कई सारे सालों से जुड़ा हूं। मेरे भी मन में बात आती है कि धारावी का कार्यकर्ता इतने सारे सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है, कभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, कभी अटल जी की तभी की सरकार के बारे में लोगों के सामने जाने के लिए, अभी आदरणीय मोदी जी की सरकार के बारे में, लगातार भारतीय जनता पार्टी का धारावी का कार्यकर्ता कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के सामने जाता है। तो ये परिकल्पना जो है, ये संकल्पना आदरणीय मोदी जी के कार्यों की है। पिछले 5 वर्ष के पश्चात, यानी छठवें वर्ष के बाद, यानी जिसको हम कहते हैं कि दूसरे चरण के पश्चात प्रथम वर्ष पूर्ति का कार्यक्रम हम सब कर रहे हैं। कोरोना का महामारी का संकट आज अगर नहीं होता तो हम धारावी के 90 फीट के रोड पे या फिर धारावी के हमारे स्कूल के अलग अलग जगहों पे हम कार्यक्रम करते। जैसे हमने बहुत सारे कार्यक्रम कामराज जी के स्कूल में हमने किए हैं। और ये कार्यक्रम करते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान में आती है, मैंने देखा मणिबालन ने बहुत बहुत ही सुंदरता से आप लोगों को ये बात कही कि जब 370 की धारा समाप्त हो चुकी थी तो हमने सबने मुंबई में कार्यक्रम किए, और सबसे अच्छे कार्यक्रम जहां पर हुए उनमें पहले 5 जगहों का अगर नाम आता है
तो पहले 5 जगहों पे विशेषता से अगर नाम किसी का आता है, विधानसभा का आता है, तो वो धारावी का आता है, क्योंकि भरे बारिश में 400-500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां पर लगातार मैं स्वयं, राजेश शिरवड़कर, मणिवालन और सभी कार्यकर्ता वहां पर बारिश में भीगते भीगते करीबन रात के 10 बज चुके थे, और हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रद्द किए गए 370 की धारा के तहत ये हिंदुस्तान में जो अभिनंदन का माहौल था उसको हम धारावी के गलियारों तक पहुंचा रहे थे। ये दिन भी आपको याद होगा, करीबन 20-22 अगस्त 2019 का समय था, यानी इसको करीबन अभी आने वाले 1 महीनों में 1 साल पूरा हो जाएगा। सरकार आती है, सरकार चली जाती है, अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग पदों के माध्यम से बड़े होते हैं, पार्टी को बड़ा करते हैं, और धारावी के कार्यकर्ता लगातार संघर्षमय स्थिति में काम करते हैं। इसके लिए आपको मैं विशेष रूप से मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। अब ये बातें जो मन में उठती है, आप लोगों की भी आती है, मेरे भी आती है, कि हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के पश्चात, यानी ये बातें लगातार हमने कही है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए, और 17 बार लोकसभा के चुनाव होने के पश्चात 22 बार सरकारें बनी, और 22 बार सरकारें बनने के बाद 15 बार प्रधानमंत्री बने। अगर आप तो ये 55 साल अगर हिंदुस्तान में राज किसने किया था, तो वो कांग्रेस ने किया था। कैसे किया था, ये मैंने आपको अनगिनत उदाहरण दिए थे कि अगर 15 प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 16वें प्रधानमंत्री बनने का मान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था, तो 8 बार, यानी हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के पश्चात लगातार जितने चुनाव हुए, यानी अगर 17 लोकसभा के चुनाव हुए, तो 8 बार पूरी 2/3 बहुमत से लेके कांग्रेस की सरकार बनी थी। यानी 2/3 कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात भी विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए था, हिंदुस्तान महाशक्तिशाली राष्ट्र में पहले 5 स्थान में आता था, और इसके लिए हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के पश्चात हिंदुस्तान की स्थितियां बदलने के लिए प्रयास लगातार करते रहे। ऐसे बावजूद 1945 से लेकर 2019 तक आप विचार करो कि करीबन 70 वर्षों का ये प्रवास में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनी हुई सरकारें कितने साल थी। यानी मैंने उदाहरण दिया कि इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने 55 साल राज किया, यानी 70 साल में से 55 साल को निकाल दिया जाए तो करीबन 15 साल रहते हैं, और 15 साल में से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले 5 वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक, और ये 6वां वर्ष, यानी 6 वर्ष हुए, तो 15 में से 6 निकल गए, बचे हुए 9 में से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में प्रधानमंत्री इस नाते पहले बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन की सरकार बनी, दूसरे बार प्रधानमंत्री बने तो वो 13 महीनों की सरकार बनी, तीसरे बार वो जब प्रधानमंत्री बने तो वो 5 साल की सरकार चली। तो 5 साल और एक 6 साल, 6 साल 13 महीनों की वो सरकार थी, 13 दिन की वो सरकार थी। वो 6 साल और ये 6 साल, तो 12 साल 13 दिन की सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रणीत लोकशाही आघाड़ी की सरकार ने इस हिंदुस्तान में दी। अब विचार करो, 12 साल और बचे हुए 3 साल में कभी 8 महीने, कभी 1 साल, कभी देवेगौड़ा, कभी गुजराल, कभी वीपी सिंह, कभी चंद्रशेखर, ऐसे करते करते हिंदुस्तान की राजनीति में लगातार कांग्रेस ने शासन किया है, तो 55 साल तक शासन किया है। और फिर इसके लिए 2014-2019 में 5 वर्ष लगातार शासन करने के पश्चात बहुत सारी योजनाओं का हमने उद्घाटन किया, उस योजनाओं को पूरा किया। लगातार हम कहते रहे, जनधन की योजना, मुद्रा की योजना, अटल बीमा पेंशन योजना, सुकन्या योजना, मुफ्त गैस की योजना, मुफ्त बिजली की योजना, शौचालयों का निर्माण, ऐसे करते करते स्वच्छ भारत की योजना भी ये हमारे पिछले 5 वर्षों का काम था। 2019 से लेकर 2020 तक
मैं आपको आज 10 मुद्दे गिनाने वाला हूं। ये 10 मुद्दे, अगर आपके पास कागज पेन कलम है तो आप इसको छोटे छोटे मुद्दों में आप इसको लिखित स्वरूप में रखें। जहां कहीं पर भी आप जाते हो तो लोगों से ये जरूर कहना कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष भर में, और पिछले 5 वर्षों का हिसाब किताब तो हमने दे दिया, तो पिछले वर्ष भर में किए हुए कामों का ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते हम आपको देते हैं। और ये हम क्यों देते हैं? तो चुनावी वादों पूरा करने का ये वर्ष है। जनता के प्रति सम्मान एवं विश्वास की भावना जताते हुए सभी कामों को पूरा करने का संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और ये वादा जब हम करते हैं तो हम लोगों से लगातार कहते हैं कि हमने संकल्प किया था, हमने चुनावी वादे किए थे, उसे पूरा करने के लिए हम निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। और पिछले 1 वर्ष में लिए गए निर्णय, जिसका मूल मंत्र था कि जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा से जागरूक करे, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा से जागरूक करे, नए सपने, नई दिशा, नई संकल्पना और निरंतर प्रयास और निर्णय की क्षमता, यह मुद्दों का आधार बना है 2019 से लेकर 2020 का ये वर्ष, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व द्वारा हिंदुस्तान को एक वैभवशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बनाए, इस मार्ग पर लेके जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब ये माध्यम से क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला निर्णय था जिसका जिक्र मेरे मित्र और हमारे धारावी के नेता श्री मणिमालन ने किया, वो पहला निर्णय था 370 की धारा को समाप्त करना। और 370 की धारा को समाप्त करने का प्रयास जो हुआ, ये प्रयास लगातार कितने सारे साल चल रहा था। यानी 370 की धारा जब लगी 1950 में, जब संविधान में 370 की धारा को अंतर्भुत किया गया, तब से लेके इसके खिलाफ अगर आवाज पहले बार किसी ने उठाया था तो हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक आदरणीय महानायक जननेता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाया था। 1950 में स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 3 साल के बाद जब इस हिंदुस्तान को संविधान देने की बात आई थी, और संविधान लिखने के पश्चात परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस संविधान को हिंदुस्तान के इसी लोकशाही के मंदिर में यानी संसद में रखा था, तब जाके पहले बार ऐसा सराहनीय और उल्लेखनीय भाषण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 370 की धारा जो डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगार ने लिखी है उसे रद्द करना, ये हिंदुस्तान के संविधान का गौरवशाली पर्व हो। अगर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बरकरार रखना है, हिंदुस्तान की संप्रभुता, हिंदुस्तान का एकात्मता और हिंदुस्तान की अखंडता का अगर हमको बरकरार रखना है तो 370 की धारा को समाप्त करना होगा। ये पहला भाषण संसद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। तो तभी तो आपको याद होगा कि 1952 में 51 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में ये नारा बहुत बढ़ गया, बहुत आंदोलन चले पूरे देश में कि एक ही देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, जिसको कहते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी लगातार कहते थे कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान के संविधान का हम सम्मान करेंगे, जम्मू कश्मीर को हम संविधान के माध्यम से प्रावधान के चलते जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है, ये हम लगातार कहते रहेंगे, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे। और 1952 से लेकर 1953 तक उन्होंने इस आंदोलन को बहुत बढ़ाया। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्होंने परमिट राज के खिलाफ, यानी जम्मू कश्मीर में तभी जाने के लिए परमिट लगता था, 370 की धारा के तहत भारतीय जनता पार्टी के आज के कार्यकर्ताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि 370 की धारा के खिलाफ आंदोलन चलाया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1950 में। 370 की धारा को समाप्त करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 2019 में। बीच में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लगातार इसको प्रयास किए गए। अटल जी लगातार ये कहते थे कि मेरे मन में दुख है, मेरे हृदय में पीड़ा है, मुझे वेदना होती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन 2/3 बहुमत से इस संसद में बैठेगी, वो दिन स्वर्ण अक्षर से इस हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा कि 370 की धारा अगर कोई समाप्त कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा ही इसे समाप्त किया जाएगा।
जब 2/3 बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और वो समय आया और 2019 के 5 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री और सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस 370 की धारा को समाप्त कर दिया। 2 संविधान, 2 झंडे जम्मू कश्मीर में लगते थे, दोहरी नागरिकता दी जाती थी, पुलिस और कानून की व्यवस्था भी राज्य के अधीन होती थी, विधानसभा का कार्यकाल भी 6 साल का होता था। केंद्र का कानून अगर विधानसभा में पारित नहीं होता है तो केंद्र का कानून भी उसी जम्मू कश्मीर के राज्य में लागू नहीं होता था। जीएसटी का कोई, अभी भी जीएसटी लगने के बाद वहां पर जीएसटी नहीं लगता था। वहां पर जिसको हम आरटीआई कहते हैं, आरटीआई का कोई प्रावधान नहीं था। राइट टू एजुकेशन वहां पर नहीं था। रिजर्वेशन कोई मानने की आवश्यकता नहीं थी। 35A की दूसरी राक्षसी, जिसको हम कहते हैं कि पहले तो राक्षसी धारा थी, उसमें दूसरी राक्षसी बहन 35A को भी जोड़ दिया गया था, जिसमें एक महिला अगर जम्मू कश्मीर की दूसरे राज्य में विवाहित होती है तो उस महिला के सभी अधिकार को खारिज करते हुए उसके संपत्ति पे भी कोई अधिकार न रहना, ये जम्मू कश्मीर में 35A के धारा के तहत लगा दिया था। ये सब धाराओं को समाप्त करते हुए जम्मू एवं कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो पहला लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी विधानसभा का दर्जा आने वाले समय में देने के पहले उसको भी केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ये कदम सरकार ने क्यों उठाए? तो लगातार 1947 के पश्चात हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाले पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद में हर सीमा को समाप्त कर दिया। लगातार हिंदुस्तान की राजनीतिक गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को रोकने का प्रयास पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलते हुए लगातार किया। इसके लिए सीमा पार से आने वाले आतंकवाद को खोखला करने के लिए, सीमा पार से आने वाले आतंकवाद को परास्त करने के लिए, वहां से भेजे गए जैश ए मोहम्मद हो या फिर मुजाहिदीन हो या फिर लश्कर तोयबा हो, इन सब के आतंकवादियों को लगातार खात्मा करने वाले हिंदुस्तान के सेना के जाबाज सैनिकों को मैं आज नतमस्तक होता हूं। चीन के साथ हुई झड़प में हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने जिगरबाज तरीके से चीन के सैनिकों के साथ लड़ाई मोल ली और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान की 1 इंच की भूमि को भी उन्होंने सुरक्षा के माध्यम से चीन को हासिल नहीं करने दिया। उन सभी जाबाज शहीद सैनिकों को मैं नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। और आप हिंदुस्तान के इन जाबाज सैनिकों के परिवार के साथ जब तक हमारे जीवन को हम इसी हिंदुस्तान में इनके परिवार के लिए काम करें, इनके परिवार के साथ खड़े रहे, ताकि उनको लगे कि हमारे परिजनों ने, हमारे सबसे अच्छे व्यक्ति ने, हमारे जाबाज सैनिकों ने, शूरवीर सैनिकों ने अपनी शौर्य की गाथा लगते हुए बलिदान किया। उस बलिदान के साथ आज करोड़ों हिंदुस्तानी नागरिक, देशभक्त नागरिक उन परिवार के साथ जुड़े हैं। तो 370 की धारा को समाप्त करना, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान को समाप्त करना, 2 झंडा को समाप्त करना। अगर हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के कहीं पर भी अगर झंडा लगेगा तो वो झंडा सिर्फ तिरंगा होगा। और ये तिरंगे के बारे में मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये पिछले 26 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत, यानी हिंदुस्तान के संविधान के तहत 370 की धारा समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले बार आजादी के पश्चात 70 वर्ष के बाद जो झंडा अभी जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला जी ने बनाया था, उस शेख अब्दुल्ला ने बनाया हुआ झंडे को इमारतों में से नीचे लाया गया और 26 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के सभी अलग अलग जिलाओं में एक ही झंडा लहरा रहा था, एक ही झंडा फहराया गया। वो था अपना तिरंगा, जो आपके और अपने दिल में बसता है। तो 370 की धारा समाप्त करके हम आगे चले। शतकों से चल रहे राम मंदिर विवाद को भी न्यायालयीन लड़ाई से समाप्त करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये न्यायालयीन लड़ाई कितने साल चली? 1992 का वो राम मंदिर, राम जन्मभूमि का आंदोलन, बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं ने उस राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया था।
बहुत सारे कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए थे और हिरासत में लेने के पश्चात उन सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने 1992 से लेकर लड़ाई लड़ी। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हो, बहुत सामाजिक संगठन हो, हिंदू राष्ट्र की निर्मित के लिए यहाँ पर अगर मंदिर कहाँ पर बनेगा तो मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भाषा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अनगिनत ऐसा योगदान इस राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण होने के लिए जो विवादित स्थल था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा, और इसके लिए ये न्यायालयीन लड़ाई की प्रक्रिया शुरू थी। ये न्यायालयीन लड़ाई की प्रक्रिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाणाक्ष नेतृत्व में और इतनी बारकाई से उन मुद्दों को कोर्ट के सामने पेश किया गया कि ये न्यायालयीन लड़ाई को समाप्त करते हुए राम मंदिर को मुद्दों को साथ राम मंदिर ट्रस्ट का भी निर्माण करते हुए, जिसे हम कहते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ट्रस्ट, ये करते हुए आने वाले समय में राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा हमने कहा था। लेकिन पिछले महीनों में राम मंदिर का काम भी शुरू हो चुका है। इन्हें विचार करो कि एक बाजू में 370 की धारा को समाप्त करना, दूसरे बाजू से चुनावी वादों में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ राम मंदिर के काम का भी प्रारंभ करना, वो काम भी पूरा हो चुका था। तीसरा मुद्दा जो सबसे अहम मुद्दा था, आप सबको याद होगा कि बहुत सारे मुद्दे पे ऐसी चर्चाएं होती थी कि आधुनिक समाज व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठने वाला एक बहुत गहन ऐसा मुद्दा था, बहुत गंभीर ऐसा मुद्दा था, जिसके बारे में लगातार हम चर्चा करते थे। लेकिन चर्चा करते समय हम सबको लगता था कि ये मुद्दा हिंदुस्तान में बसने वाले लाखों करोड़ों मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। वो था तिहरी तलाक का मुद्दा। और ये तिहरी तलाक का मुद्दा जिसको रद्द किया गया, और रद्द करने के पश्चात हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने आनंद व्यक्त किया कि जिस तिहरी तलाक के मुद्दों को लेके ये बातें चुनावी मुद्दों में लाई गई थी कि अगर 2/3 बहुमत वाली सरकार बनी तो तिहरी तलाक का मुद्दा निश्चित रूप से समाप्त किया जाएगा, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत ही कम समय में निश्चित रूप से न्यायालयीन लड़ाई के साथ साथ, जैसे राम मंदिर का हुआ, वैसे ही बारीक बारीक मुद्दों की चर्चा करते हुए, चर्चा विमर्श करते हुए, उन मुद्दों के साथ ये तिहरी तलाक का भी मुद्दा समाप्त हुआ। इसके बारे में मैं 2 घटनाएं आपको बताऊंगा कि 2 घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उनको मैंने ढूंढ के आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अपने वादे के मुताबिक मोदी जी की सरकार ने मुस्लिम समाज से सैकड़ों साल से चली आ रही ट्रिपल तलाक जैसी गलत प्रथा को रोकने के लिए एक सख्त कानून का विधेयक दोनों संसदों में पारित किया। लोकसभा में भी पारित हुआ, राज्यसभा में भी पारित हुआ। यानी ऐसे नहीं है कि ये कानून का विधेयक हमने बनाया और संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए बिना हमने लोगों के सामने रख दिया। तो ये गलत प्रथा को रोकने का जो कानून था, संसद के अब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने में सरकार को कितने साल लगे? ट्रिपल तलाक को बनाने में सरकार को 50 साल लगे। अब ये 50 वर्षों में सरकार क्या हमारी थी? हमारी सरकार तो 6 साल थी, पिछले 6 साल थी। तो बचे हुए 38 साल इसी कांग्रेस की सरकार ने ये प्रश्न को ऐसे बाजू में उठा के रखा था, क्योंकि इनको ये लगता था कि वोट बैंक की राजनीति करते समय ये प्रश्न को अगर हमने गिरा दिया तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकारें इस हिंदुस्तान में आएगी कि नहीं आएगी। और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि साल 1972 में, एक उदाहरण आपको मैं देता हूं, साल 1972 में पहली बार केरल के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी खालिद, उन्होंने ये कहा था कि ट्रिपल तलाक को इस्लाम और भारतीय संविधान दोनों की मूल भावना के खिलाफ करार दिया था। किसने दिया था? तो 1972 में पहली बार केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी खालिद जी ने ये कहा था। लगातार दूसरे बार उसके बाद करीबन 9 साल के बाद 1981 में गुवाहाटी के हाईकोर्ट के चीफ, यानी जिसको हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं, तो गुवाहाटी के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
बहरुल इस्लाम जी ने ये बात कही थी कि बेहद महत्वपूर्ण फैसलों में उन्होंने व्यवस्था दी थी कि बगैर सुलह सफाई की कोशिशों के दिए गए तलाक से निकाह टूट नहीं सकता। ये हमने नहीं कहा, ये 1972 में पहले बार केरल के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पी खालिद जी ने कहा। दूसरे बार 1981 में गुवाहाटी में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बहरुल इस्लाम जी ने कहा। लेकिन ये दोनों की बात करने के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र की सरकार ने सभी कानूनों की पहल करते हुए, सभी पुस्तकों का अभ्यास करते हुए, सभी कानूनी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए, सभी न्यायालयीन प्रक्रिया को देखते हुए, सभी समाज के विभिन्न अंग से चर्चा करते हुए, मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित वर्गों के साथ चर्चा करते हुए, मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाने के पश्चात उनके साथ चर्चा करते हुए ये ट्रिपल तलाक, जिसको तिहरी तलाक कहते हैं, उसको रद्द कर दिया। लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने इसे आनंद व्यक्त किया। ऐसी परिस्थिति हिंदुस्तान में निर्माण हुई। चौथा मुद्दा है कि नागरिकता संशोधन कानून। आप सबको पता है कि नागरिकता संशोधन कानून, यानी जिसको हम सीएए कहते हैं, जिसके बारे में हमने सभा करनी थी, धारावी में सभा नहीं हो चुकी क्योंकि हम सब पिछले कई महीनों से इसमें व्यस्त थे। यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें जब ये निर्णय आया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको लागू करने के पश्चात कांग्रेस ने लगातार पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचाया। ये कांग्रेस तो लगातार यही करती रहती है कि हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र की सरकार ने अगर कोई भी अच्छे निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो कांग्रेस की सरकार लगातार ये बातें कहती है, लगातार ये बातें जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है। जो गलत बातें हैं वो पहुंचाते हैं, सही बातों का ध्यान नहीं करते, अध्ययन नहीं करते। इन्होंने ये कहा कि ये नागरिकता देने का कानून नहीं है, तो नागरिकता छीनने का कानून। यानी जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने वाला 370 की धारा थी, उस 370 की धारा को रद्द कर दिया गया। वैसे ही कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कानून बनाया, उसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को, अब मैं आपको विशेष रूप से कहता हूं कि इनको नागरिकता देने की बात की। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग थे, बौद्ध थे, ईसाई थे, सिख थे, जैन थे, पारसी थे, हिंदू थे, ये सभी लोग वहां पर जब विभाजन हुआ देश का, तो देश के विभाजन में ये पाकिस्तान में रह गए। या जब 1971 में बांग्लादेश बना, तो ये बांग्लादेश का हिस्सा बने। लेकिन ये थे तो अल्पसंख्यक। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि 1947 में देश का विभाजन पश्चिमी पाकिस्तान व पूर्वी पाकिस्तान ऐसा हुआ, और पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। इन देशों में अच्छी संख्या में हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, ऐसे सब समाज के लोग वहां पर अल्पसंख्यक के इस नाते रहते थे। लेकिन 1947 से लेकर 2019 तक उन देशों में वहां पर वो अल्पसंख्यक भाई बहन जो पहले अपने ही देश का हिस्सा थे, उत्पीड़न का शिकार होकर जानवर जैसी जिंदगी को जीने को मजबूर हो गए। अन्याय की परिसीमा हो चुकी थी, और अल्पसंख्यक होने के नाते उनके ऊपर अनगिनत अत्याचार उसी देश में हो रहे थे। जहां पर मैंने बात की, 3 देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के ऊपर इतने अत्याचार अनगिनत होते थे, अन्याय की परिसीमा होती थी कि उन्हें लगता था कि ये देश से अगर हम निकल जाएं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो हमें अपने जीवन की जिंदगी देने का अधिकार या जीने का अधिकार कहां पर मिल सकता है, सम्मान से नागरिकता मिलने का अधिकार कहां पर मिल सकता है, तो वो भारत में मिल सकता है, हिंदुस्तान में मिल सकता है। इसके लिए वो सब लोग हिंदुस्तान में आ गए, और हिंदुस्तान में एक नहीं, दो नहीं, 40-40 साल बसे हुए हैं। उन्हें हम ये कहते हैं कि शरणार्थी है, और शरणार्थी का जीवन जीने को वो वहां पर मजबूर थे। यहाँ पर आने के पश्चात शरणार्थी होने के नाते हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें सेवा लगातार दे दी। चाहे सरकारें अलग अलग थी, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में सरकारें आई नहीं, लेकिन सरकारें उनको सभी बातों का जिक्र जब होता था, तो उन्हें लगातार मदद पहुंचाई जाती थी। तो ये जो अल्पसंख्यक थे, जो देश के विभाजन का शिकार थे, वो हिंदुस्तान में आए, तो उन्हें संरक्षण देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है।
अब आप विचार करो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी यहाँ पर आए, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब पहले विचार करो कि नए विधेयक के अंतर्गत ये प्रावधान भी है। ये विषय थोड़ा कठिन है आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन आपने इसको समझने की आवश्यकता है। पूरे देश में कांग्रेस ने ये सीए के माध्यम से पूरे देश में विभाजन करने की स्थिति अभी भी लाई। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में इन्होंने सीए के विरोध करने के लिए पूरे कलकत्ता में हिंसा के माध्यम से ये कह दिया कि सीए हिंदुस्तान पे लाना इन्हें कितना गलत है। लेकिन इनको यही नहीं पता था कि पश्चिम बंगाल में आए हुए शरणार्थी पहले से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन जो शरणार्थी वहां से आते हैं उनको अगर हम हिंदुस्तान की नागरिकता देते हैं तो ये कानून पहले से था, ये प्रावधान पहले से था, लेकिन इसको लागू नहीं किया जाता था। जो लागू करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। तो नए विधेयक के अंतर्गत में आखिरी मुद्दा ये आता है कि नए विधेयक के अंतर्गत में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि हिंदुस्तान में 5 साल से भारत में रह रहे हैं अभी, तो वे अब भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और जो पहले क्या था, तो पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। अभी क्या किया है, तो जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 तक भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, जो शरणार्थी थे, भारत में आए थे, अब वो भारतीय नागरिकता हेतु हिंदुस्तान की सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं। आप विचार करो कि ऐसी परिस्थितियों में ये सबसे बड़ा काम करना, यानी नागरिकता संविधान हिंदुस्तान के संविधान के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लाना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान के माध्यम से आपको 5वां मुद्दा देता हूं कि हिंदुस्तान की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निर्माण किया गया। सेना के पूर्व सेना प्रमुख यानी सेनाध्यक्ष श्री बिपिन रावत जी को यह सीडीएस बनने का पहला मान मिला। सीडीएस यानी क्या है, तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों प्रमुखों को साथ में लेते हुए, तालमेल करते हुए, समतोल रखते हुए, तीनों सेना का साथ में आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो तीनों सेना साथ में चले, समतोल में चले, समांतर इनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया हो, इनकी सोच समान हो, इनकी सोच में विचार करने की क्षमता एक ही व्यक्ति के पास हो, और इसके लिए इन सभी तीनों दलों का प्रमुख बनाया गया। पहले बार हिंदुस्तान में हुआ सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की निर्माण किया गया। आपने देखा होगा चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में हमारे सेना के जाबाज सैनिकों ने अपने प्राण गंवा दिए। अपने प्राणों को हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए निछावर कर दिया, अपने आत्मा का बलिदान कर दिया। हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए, आपको मुझे सुरक्षित रखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की परवाह न करते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। जाबाज शहीद वीरों को हम तो नमन करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि शहादत के पश्चात वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेह लद्दाख का दौरा करके आ चुके हैं। कल परसों राजनाथ जी वहां पर दौरे पे गए हैं संरक्षण मंत्री इस नाते। उनके साथ एक व्यक्ति लगातार जा रही है, वह सेनाध्यक्ष जो पहले रह चुके हमारे आज के सीडीएस के श्री बिपिन रावत जी। उनके साथ आज के हमारे सेना के अध्यक्ष श्री नरवणे जी भी वहां पर मौजूद है। हिंदुस्तान की सेना ने चीन के इस उत्तर को, यानी चीन ने जो कार्रवाई की थी, धोखाधड़ी की थी, हिंदुस्तान की जो नो मैंस लैंड है, उस नो मैंस लैंड में कदम रखने का प्रयास किया था, जिसकी झड़प में हिंदुस्तान की सेना के जवानों ने जाबाज तरीके का प्रदर्शन करते हुए हिंदुस्तान की सेना की भूमि को, हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखा। और ये बातें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है कि सीडीएस स्टाफ की निर्माण किया। आप अमेरिका, रशिया, जापान, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब जगहों पे ये स्थितियों का निर्माण किया गया है कि ताकि थल सेना, जल सेना, वायु सेना ये समतोल करते हुए विचारों की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता इनकी बराबर से हो, सही हो, साथ में हो, इसके लिए ये निर्णय लिया गया। ये था अपना 5वां मुद्दा। 6वां मुद्दा थोड़ा सा कठिन है, 2 मिनट में आपको समझाऊंगा। कि आज छोटे छोटे बच्चे भी एस्ट्रोनॉट की बात करते हैं। यानी एस्ट्रोनॉट यानी क्या है, आप घर में भी अपने छोटे छोटे बच्चों से बात करोगे तो वो
रोबोटिक्स की बात करते हैं, रोबो की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, मोबाइल के साथ खेलते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो अभी आने वाले समय में हिंदुस्तान अंतरिक्ष यान भेजेगा जिसका नाम है गगनयान। गगनयान की शुरुआत पिछले कई वर्षों से थी, लेकिन इसको जोर शोर से इसके कार्यों में गति लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। देखो, हम लगातार तकनीकी गतिविधियों को भी आगे लेके चलते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों के माध्यम से, शास्त्रज्ञों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है कि हिंदुस्तान एक शक्तिशाली राष्ट्र तकनीकी की आधार पे भी बने। आप विचार करो, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में तभी अपनी सरकार थी, तो इस देश में एक राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने वैज्ञानिक के माध्यम से, शास्त्रज्ञ के माध्यम से हिंदुस्तान को एक नई दिशा, एक नई पहल, एक नई सोच दी थी। पोखरण का अणु विस्फोट करने के पश्चात आदरणीय तभी के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का मान स्वीकार किया था जिसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो नींव रखी थी अलग अलग जगहों पे, शास्त्रज्ञ इस नाते वैज्ञानिकों के साथ में चलते हुए, उसी नक्शे कदम पे अगर हम आगे चलते हैं तो ये गगनयान की निर्मित में भारत इस पूरे विश्व में चौथा ऐसा देश बनेगा। अमेरिका, रशिया और फ्रांस के पश्चात भारत अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश होगा। जो पहले मानव मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे जाते थे, यानी अवकाश जो है, आप अपना मोबाइल जब देखते हो तो ये मोबाइल अंतरिक्ष में गए हुए सैटेलाइट के माध्यम से आप मोबाइल में बात कर सकते हो। तो आज अंतरिक्ष यान जब भारत भेजेगा 2021 में, तो वो मानव रहित यान नहीं होगा, तो वो मानव युक्त यान होगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की सुविधाएं रशिया में शुरू हो चुकी है। रशिया में ट्रेनिंग करने के पश्चात अपने वैज्ञानिक, अपने शास्त्रज्ञ यहाँ पर आ जाएंगे और इसके पश्चात 2021 में गगनयान अंतरिक्ष में चला जाएगा। मुझे लगता है ये था अपना छठवां मुद्दा। सातवां मुद्दा जो है सबसे महत्व का मुद्दा है, धारावी में भी पीने की पानी की समस्या होती है। हम लगातार ये कहते हैं कि पीने की पानी की समस्याएं पूरे हिंदुस्तान में होती है। प्रधानमंत्री अगर गगनयान की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात लगातार कही कि जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण हम करेंगे। और जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण करने का काम भी शुरू हो चुका है। और ये जल शक्ति मंत्रालय क्यों है? तो देश में 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का पानी नल द्वारा मिले, इसके लिए जल मिशन शुरू कर दिया गया। और जल जीवन मिशन, यानी हमारे गांव में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी देशभक्त नागरिकों को पीने का पानी नल द्वारा मिले। पीने का पानी वैसे तो तालाब में जाते हैं लोग, नदी में जाते हैं, छोटे छोटे कुओं के माध्यम से पानी लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार में बसे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे गांव में रहने वाले हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों के पीने की पानी की समस्या को भी हल करने का प्रयास करते हैं। और ये क्यों करते हैं? तो 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि देश में करीब 60 करोड़ लोगों को पीने की पानी का परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश के करीब 75% घरों में आजादी के पश्चात 7 दशक में, यानी 70 सालों में भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने एक बार वही प्रश्न आता है कि 70 साल के पश्चात पीने की पानी की समस्या को हल करने का काम किसने करना चाहिए था? कांग्रेस ने करना चाहिए था। जिस धारावी में लगातार कांग्रेस को चुनाव जिताने वाली जनता को यह पूछने की आवश्यकता है कि एक नहीं, दो नहीं, 70 वर्ष तक हिंदुस्तान की राजनीति में 55 से 58 वर्ष तक कांग्रेस राजनीति में रही, राज्य में रही, केंद्र में रही, लेकिन पीने की पानी की समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अभी जल योजना, जल मिशन योजना करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कैसे किया? तो जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों में 5 लाख से अधिक जल संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार जल शक्ति अभियान में करीबन 3 करोड़ 70 लाख लोग जुड़ चुके हैं। और इसके तहत, यानी जल शक्ति कब सुरक्षित होती है? तो जल शक्ति सुरक्षित होती है जब बहुत सारे पौधे लगते हैं। देखो, गांव में हम जाते हैं तो गांव में यह लगता है कि गांव के करीब कहीं पर भी कुआं होगा तो उसके आसपास हम पेड़ लगाते हैं।
तो पेड़ लगाने से अपने कुएं का पानी का जलस्तर जो होता है वो बना रहता है। और इसके लिए करीबन 12.5 करोड़ पौधे हिंदुस्तान के अलग अलग गांवों में लगाए गए हैं। और ये मुद्दे को पश्चात यानी ये अपना सातवां मुद्दा है। आठवां मुद्दा मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा है आठवां, जो आपको लगेगा कि विकास, यानी विकास के माध्यम से हिंदुस्तान तेज रफ्तार की गति में आगे जा रहा है। हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधियों को रोकने का काम पाकिस्तान और चीन लगातार करते हैं। हिंदुस्तान की लगातार आर्थिक वृद्धि की बात आती है तो आर्थिक वृद्धि का दर है वो 5%, 7%, 8% तक लेके हम गए थे। और 8% तक लेके जाने के पश्चात हिंदुस्तान की राजनीति में या हिंदुस्तान की आर्थिक राजनीति में अगर हम ये बातें करें तो हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण ऐसी योजनाएं आती है वो तो है अपनी रोड का नेटवर्क। और हिंदुस्तान का रोड का नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर हम तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्थिक प्रगति का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग में से जाता है। और हिंदुस्तान के कितना लंबा है, कितना बड़ा है, तो करीबन 55.5 लाख किलोमीटर के रास्ते हिंदुस्तान में बने हुए। धारावी से आपको नरीमन पॉइंट जाना है तो करीबन 8-10 किलोमीटर का रास्ता होता है। तो 55.5 लाख किलोमीटर के रास्ते हिंदुस्तान में 55.5 लाख किलोमीटर के रास्ते बनाते समय हिंदुस्तान में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके पहले जब 6 वर्ष तक अपनी सरकार थी, पिछले करीबन 1999 से लेकर 2004 तक, तब स्वर्गीय अटल जी ने ये कहा था कि अगर कहीं से जाता है तो अलग अलग रास्तों के निर्माण से जाता है। तो सड़क निर्माण हिंदुस्तान में आज तेजी पर है। 2004 से लेकर 2014 तक इसी हिंदुस्तान में बसने वाली कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रतिदिन 7 से 9 किलोमीटर के रास्ते बनाए थे। लेकिन हमने जब सरकार यहाँ पर काम करना शुरू किया तो तेजी से रफ्तार से सरकार ने सड़कें बनाने का काम शुरू किया। 2014 और 15 में करीबन हमने एक साल में 4,410 किलोमीटर के रास्ते बनाए। प्रतिदिन 12 किलोमीटर के रास्ते बनाए गए। कांग्रेस बनाती थी 7 से 8 किलोमीटर, हमने बनाए 12 किलोमीटर। 2018-19 में हमने बनाए 10,500 यानी 11,000 किलोमीटर के रास्ते एक साल में बनाए। यानी चीन बनाता है 20,000 किलोमीटर, हमने बनाया 11,000, यानी हम आगे चीन के नजदीक। हमारी रफ्तार थी 29.74 किलोमीटर प्रतिदिन। 2019 और 20 के फरवरी महीने तक हमने 8,784 किलोमीटर के रास्ते बना दिए हैं। फरवरी के महीने तक 25.33 किलोमीटर प्रतिदिन के रास्ते का रफ्तार आज हमारा बन चुका है। और मैं ये कहता हूं विश्वास के साथ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है वैसे ही हमारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो सम्माननीय श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में मंत्री होने के नाते ये सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आपको कहता हूं कि कल मैं जब ये बातों में चर्चा कर रहा था तो सबसे बड़ा पुल श्रीनगर, बारामुल्ला, उधमपुर ये जो रोड बना है वहां पर चिनाब नदी पर 133 मीटर लंबा पुल बनाया गया। श्रीनगर जम्मू को जोड़ने वाला चेनानी नाश्री 9 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया। आसाम की बात तो हम करते हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यानी आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, और नागालैंड से आप वहां से उतरते हुए दीमापुर अगर जाते हो तो करीबन 4 राज्यों से आप गुजरते हुए कलकत्ता पहुंचते हो। यानी आप आसाम के गुवाहाटी एयरपोर्ट से उतरने के बाद 4 राज्यों को पार करते हुए जब कलकत्ता जाते हो तो आपको चारों तरफ रास्ते का काम चल रहा है ऐसा दिखता है। यानी कलकत्ता कहाँ पर है और आसाम कहाँ पर है। ये सब काम करने के निर्णय अपनी सरकार में पिछले 6 वर्षों में लिए गए और काम इतने तेजी से शुरू है। मैं तो घूमता हूँ, आपको पता है, यानी कलकत्ता से लेकर नागालैंड की जंगलों में मैं जाता हूँ, सैनिकों के परिवार को मदद करने के लिए, सहायता देने के लिए पहुंचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत का निर्माण चल रहा है। बहुत आनंद होता है। चारों तरफ घनघाट जंगल है,
ऐसे घने जंगलों के बीच में से रास्ते का काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे डिफेंस के तहत, संरक्षण विभाग के तहत, सभी अपने जवानों के तहत इस बीआरओ में काम करने वाले फौजी जवान इस रास्तों का निर्माण करते हैं। आसाम में धोला से सदिया पे बनाया गया पुल 9.5 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सेना के फौज के वाहन और उपकरणों की आवाजाही के लिए ज्यादा ध्यान और विशेष जोर से प्रयास चल रहे हैं। आपने देखा होगा चीन के साथ जब झड़प हुई तो अरुणाचल प्रदेश के सटे हुए सभी इलाकों में, पेनोंग में, तवांग में, लेह में, लद्दाख में, कारगिल के रास्ते में, कारगिल के से लेके बटालिक तक, बटालिक से लेके लेह तक, ये चारों तरफ के रास्ते बांधे हुए हमारे हिंदुस्तान के फौजी सभी जवानों के वाहन वहां पर लगातार 24 घंटे में पहुंच गए। और ये भारतमाला के तहत मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में 34.5 यानी 35,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी। कहां पर बनेगी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, कलकत्ता, ये सब जगहों पे सड़कों का काम जबरदस्त जोरी पे है। आखिरी उदाहरण आपको देता हूँ। देखो, गर्व से बात अपने दिल में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको क्या मिले, अपने को क्या मिले, कार्यकर्ता इस नाते, लेकिन मन में गर्व तो होता है कि अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आज कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बने, आनंद होता है। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। कल मैं पढ़ रहा था तो ये पता लगा कि नई तकनीकी के माध्यम से एक रेल का पहला केबल ब्रिज बन रहा है। और कितना ऊंचा? तो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर को कटरा और रियासी के बीच, जिसको अंजी ब्रिज कहते हैं, अंजी यानी केबल से बनाया गया। ये ब्रिज ऐसा है कि कटरा और बनिहाल रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का ये पहला ब्रिज बन रहा है। और ये पहला केबल ब्रिज 473.25 मीटर यानी करीब 1400 फुट लंबाई का है, यानी करीबन अपना सीलिंग जितना है तो उससे करीबन आधा सीलिंग के जितना ये ब्रिज है। और कितना ऊंचा है? तो करीबन 100 मंजिले इमारत जितनी ऊंची होती है उतने 1000 फुट ऊंचाई से ये जाएगा। विचार करो, ये आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण ये यहाँ पर होगा। वैसे ही चार धाम की यात्रा करने वाले अपने कार्यकर्ता, अपने देशभक्त नागरिक जब जाते हैं चार धाम की यात्रा करने, तब ये बात उठती है मन में कि जमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को जाते समय 125 किलोमीटर का लंबा रास्ता पार करना पड़ता है। और सर्दियों में, ठंडियों में वहां पर बर्फ होती है, 125 किलोमीटर का रास्ता पार करने को कई घंटे लगते हैं। अपनी सरकार ने वो भी निर्णय लिया। पिछले 3-3.5 वर्षों से चल रही चंबा शहर के नीचे करीबन 1,500 फुट लंबा और करीबन 300 मीटर यानी करीबन 700 से 800 फुट नीचे चंबा शहर को न हिलाते हुए, न विस्थापित करते हुए चंबा शहर के नीचे ऐसा बेहतरीन टनल बनाया है कि 125 किलोमीटर का रास्ता 15 मिनट में पार किया जाए। विचार करो, चार धाम की यात्रा करने का समय जब आपका मेरा आएगा, तीर्थ क्षेत्र जाने की बात आएगी, अपने मणिवालन, राजेश और हम सब कभी ना कभी जब आखिर में वहां पर चले जाएंगे तो ये चार धाम की यात्रा करने का सौभाग्य जिन जिन को मिलेगा उनको याद आएगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की याद आएगी। मुझे लगता है अपना समय समाप्त हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बातों के साथ साथ दो मुद्दे जो रह गए वो थोड़े कठिन मुद्दे हैं, लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर अभ्यास करने की आवश्यकता है। कभी ना कभी आपको जब मैं मिलूंगा तो ये बातों का जिक्र आपसे करूंगा। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो कठिन है, इसको बोडो शांति समझौता कहते हैं। बोडो शांति समझौता यानी बोडो लैंड जो आसाम से ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी तट पे बसी हुई है। और वैसे ही बोडो शांति समझौता करने का काम भी केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में पिछले कई महीनों के 27 जनवरी 2020 को ऐसा शांति समझौता हुआ जो ऐतिहासिक रूप का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
एक दूसरा ऐसा था उदाहरण जो ब्रू रियांग, ये आपके लिए कठिन है, लेकिन ये भी समझौता ब्रू रियांग के लोगों के लिए पुनर्वास करने का आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये 10 मुद्दों का मैंने जिक्र आपके सामने रखा। सिद्ध मुद्दे इतने हैं कि कभी कभी सोचता हूँ कि इतने मुद्दों को लेके अगर हम चले, किसानों का मुद्दा है, महिलाओं के सक्षमीकरण का मुद्दा है, महिला के बचत गट को पहले प्रावधान था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रुपया देने का प्रावधान किया था। ये नए बजट में उसको 10 लाख से महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए महिलाओं के बचत गट को 20 लाख रुपया देने का निर्णय हुआ। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। पीएम किसान कार्ड की योजना है, पीएम केयर के माध्यम से यहाँ पर हिंदुस्तान में जूझने वाले हमारे कोविड योद्धा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, करीबन 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड के माध्यम से हिंदुस्तान में दिए गए। अब ऐसे माध्यम से हिंदुस्तान में लगातार कामों का निर्माण करने का काम बहुत तेजी से करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सब मिलकर बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप और मैं इन सब विषयों को लेकर हमारी गलियों में जाएंगे। जब भी कभी मौका मिलेगा, कोरोना के संकट को समाप्त करने के पश्चात हम पुनः एक बार ताकत से अपने धारावी के 90 फीट के रोड से लेके कामराज स्कूल तक सभी जगहों पे हम जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र के सभी मंत्रियों ने किए हुए कामों का जिक्र करेंगे। लोगों को ये कहेंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आघाड़ी की सरकार थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयं कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता से आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सभी मुद्दों को स्पर्श करते हुए निर्णय लेने की क्षमता उनमें है। और इसके लिए हमें सबको अभिनंदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। ये देश आने वाले समय में निश्चित रूप से गौरवशाली, वैभवशाली, सामर्थ्यशाली और ताकतवर बनेगा। इस सोच के साथ एक नई दिशा में एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सब मिलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत को पूरा करने के लिए एक संकल्प करें। एक कार्यकर्ता इस नाते हम लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहे। मणिवालन, राजेश शिरवड़कर जैसे कार्यकर्ताओं का उदाहरण अपने सामने है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रचना को मजबूत करें, इस देश को मजबूत करें, सैनिकों ने किए हुए बलिदान को, शहादत को नमन करे, उनकी परिवार की सहायता करे और इस देश के तिरंगे को अपने दिल में बसा के रखते हुए पुनः एक बार हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं लाख लाख धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र,